हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 12th साइंस का पहला चैप्टर है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मतलब एक्सप्लेन करता है या फिर उसका इंट्रोडक्शन देता है। ठीक है। तो ये इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो है क्या, उसके प्रिंसिपल्स क्या है, उसके टेक्निक्स क्या है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है, वो सब हम जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, पहले तो हमें ये जानना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा ब्रांच है केमिस्ट्री का, उसमें कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, उसका स्टडी किया जाता है। ठीक है। और ये मतलब इसमें और क्या होता है, क्योंकि जो भी एक्टिव कंपाउंड है, मतलब जैसे कि कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म करने वाले या कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करने वाले किसके साथ, कार्बन के साथ, तो वो सारे हैं। लेकिन अभी ये कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ही क्यों, इसके पीछे भी कारण है। देखिए, ये जो कार्बन है, कार्बन का जो फॉर्मूला है, देखिए उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है। उसका मॉलिक्यूलर जो भी वेट है वो कितना है, 12 है। ठीक है। तो अभी इसका मॉलिक्यूलर जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, 1s2 2s2 2p2 है। लेकिन वो जो p ऑर्बिटल है उसको कंप्लीट होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ओके। इसका मतलब है कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। 4 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करने के लिए उसको मतलब अदर कंपाउंड के साथ, अदर एटम के साथ बाइंड होना पड़ेगा। ठीक है। तो वो जो है उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको कैटेनेशन फॉर्म बोलते हैं, मतलब वो लिंकेज फॉर्म कर सकता है, बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। इसलिए उसको कार्बन को अलग एक ब्रांच बना दिया, क्योंकि वो बहुत मतलब फील्ड में यूज होता है। जैसे कि उसमें अलग अलग चैप्टर हो, जैसे हम स्टडी करेंगे उसमें अलग अलग कंपाउंड है, अलग अलग मॉलिक्यूल है, तो इसलिए वो अलग ब्रांच में चला गया है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एक तो वो ब्रांच ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसमें कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, उसका स्टडी होता है। जो कार्बन होता है वो कैटेनेशन फॉर्म करता है। और दूसरा क्या है, तो वो कोवेलेंट बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है। तो लेकिन ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आया कैसे, तो पहले तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री था। वो जितने भी प्लांट थे, एनिमल थे, उसमें जो भी रिएक्शन होती है, एंजाइमेटिक हो, कोई भी रिएक्शन हो, तो वो सब लोग कंसिडर करते कि ऑर्गेनिक रिएक्शन है या फिर इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक पे ज्यादा फोकस था उस समय पे। लेकिन जब 1828 में ये होलर आए, उन्होंने क्या किया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया। कौन सा, अमोनियम साइनेट। और अमोनियम साइनेट को उन्होंने क्या किया, हीट किया। जैसे ही अमोनियम साइनेट को हीट किया, उनको यूरिया कंपाउंड मिला, और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड था। तो वो फर्स्ट कंपाउंड था जो लैब में सिंथेसिस किया गया। तब से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो ब्रांच है वो बाहर आ गई, मतलब वो सबके सामने आ गई कि हम लैब में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म करने वाले कंपाउंड बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे CO कार्बोनिल ग्रुप है, वो किसके साथ बाइंड हुआ है, NH2 के दो जो ग्रुप है वहां पे बाइंड होके क्या बना है, यूरिया कंपाउंड बना है। तो यहाँ से मतलब 1828 से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टडी स्टार्ट हो गया, उसमें रिसर्च स्टार्ट हो गया, और तब से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग एक ब्रांच बन गया जिसमें कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है उसका स्टडी किया जाता है। ठीक है। तो अभी देखते हैं कि उसके आगे कौन से मतलब उसमें क्या क्या होता है, जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन है, कोवेलेंट बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, वो सारी चीजें हम अभी पढ़ेंगे हर एक पॉइंट लेके। जैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब जो स्टडी कंटिन्यू हुआ, तो उसके बाद पहले क्या हुआ, कार्बन जो कंपाउंड है उसके बारे में स्टडी हुआ। तो पहले कार्बन का जो शेप है या फिर उसका कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो स्टडी हुआ। तो उसमें देखिए हमने कुछ एग्जांपल लिए, जहाँ पे मिथेन है, इथेन है, इथिलीन है और एसिटिलीन है। अलग अलग कंपाउंड है, अलग अलग कंपाउंड है, तो उसमें अलग अलग बॉन्ड है, उसकी बॉन्ड लेंथ है, सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, बॉन्ड एंगल अलग है, बॉन्ड लेंथ अलग है, उसकी एंथैल्पी अलग है। ये सब क्या हो गया, असर होने लगा किस पे, जैसे जैसे वो हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गया। तो अभी हमें क्या स्टडी करना है, हाइब्रिडाइजेशन। तो कोई भी कंपाउंड हो, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, तो उसमें जो बॉन्ड है, देखिए यहाँ पे मिथेन है, मिथेन का स्ट्रक्चर क्या है, कार्बन है, उसको 4 हाइड्रोजन है। ठीक है। और ये 4 हाइड्रोजन है, तो क्या हुआ, 4 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म किए, किसने, कार्बन है, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। मतलब उसने अपने हाइड्रोजन और कार्बन इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड फॉर्म हो गया। तो लेकिन जैसे इथिलीन आ गया, वहां पे डबल बॉन्ड आ गया, मतलब उसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गया, क्या हो गया, sp2। अब फिर ट्रिपल बॉन्ड में क्या हुआ, sp। अब ये जो बॉन्ड है, जैसे कि मानिए ये सिंगल बॉन्ड है तो उसकी बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा है, लेकिन जब डबल बॉन्ड होगा तो रिड्यूस होगी, फिर ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो और रिड्यूस होगी। तो इसका उल्टा हम क्या सोचना है कि जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वो स्ट्रांग होगा, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, लेकिन डबल बॉन्ड की कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड कम होगी, और सिंगल बॉन्ड की और भी कम होगी।
तो ये तीन चीजें यहाँ पे याद रखनी है। एक तो हमें क्या याद रखना है, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या है, सिंपल है, जो ऑलरेडी कंबाइन ऑर्बिटल है किसके, हाइड्रोजन और कार्बन के, वो दोनों मिक्स होकर जो नया ऑर्बिटल बनेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल जो भी बॉन्ड फॉर्म करेंगे, वो होगा हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग होता है हर कंपाउंड में। जिसमें मिथेन है उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है, मतलब जो सिंगल बॉन्ड है। लेकिन जब डबल बॉन्ड आएगा तो sp2 होगा, क्योंकि वहां पे और एक पाई बॉन्ड होगा। लेकिन जैसे ही आप एसिटिलीन में जाएंगे वहां पे sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्योंकि वहां पे दो पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है। अब क्या होता है, जब हाइब्रिडाइजेशन हम स्टडी करते हैं तब वो ऑर्बिटल स्टडी होते हैं। तो यस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, कितने बॉन्ड मतलब कितने ऑर्बिटल इन्वॉल्व है हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे sp ऑर्बिटल है किसमें, एसिटिलीन में, तो वहां पे 50% यस कैरेक्टर है। अब ये यस कैरेक्टर ज्यादा होने के कारण क्या हो गया, एसिटिलीन जो है और इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, ये दो, क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ भी कम हो गई, दो कार्बन क्या है क्लोज आ गए, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई। तो sp कैरेक्टर कितना, यस कैरेक्टर कितना है 50%, ओके, हाइब्रिडाइजेशन sp। जब दूसरा आएगा इथिलीन, उसमें 33.3% यस कैरेक्टर है और उसका क्या हो गया, sp2 हो गया। और जब ये इथेन है उसमें क्या है, sp3 है, लेकिन उसमें यस कैरेक्टर कितना है 25%। तो समझ गए इसमें क्या है, बहुत इजी है, आसान भाषा में इसको याद रखना है। कैसे याद रखना है, पहले तो हमें कार्बन देखना है। कार्बन क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। क्यों, क्योंकि उसको 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है p ऑर्बिटल फुलफिल करने के लिए। उसका हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिया, क्या है 1s2 2s2 2p2, क्योंकि उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो उसके और 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए जो p ऑर्बिटल है वो फुलफिल करने के लिए। तो उसको क्या, जो बॉन्ड फॉर्म करेगा वो उसका वो जो ऑर्बिटल है जब इन्वॉल्व होंगे तब हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। तो उसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, मतलब मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट कंपाउंड, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन का जो ऑर्बिटल है जब मिक्स होंगे तब नया एक ऑर्बिटल बनेगा। तो ठीक है, तो फिर उसमें बॉन्ड लेंथ पे असर होगा, तो सिंगल बॉन्ड होगा तो उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी कंपेयर टू डबल बॉन्ड, कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन जब स्ट्रेंथ की बात आएगी, जब ट्रिपल बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रांग रहेगा, डबल बॉन्ड उससे कम रहेगा और सिंगल बॉन्ड उससे कम रहेगा, ठीक है। फिर आएगा यस कैरेक्टर। यस कैरेक्टर किसमें ज्यादा है, ट्रिपल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड में थोड़ा कम है, सिंगल बॉन्ड में बहुत कम है, ठीक है। तो यस कैरेक्टर ज्यादा है मतलब वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, ठीक है। तो ये चीजें याद रखनी है, ये बेसिक चीजें हैं। अलग अलग पॉइंट को हम कवर करते चले जाएंगे। पहले तो हमने देखा कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे ओरिजिनेट हुआ, उसके बाद कार्बन कंपाउंड है वो क्यों स्टडी में आया, क्यों उसके कम उतना इंपॉर्टेंस है, उसका कारण ये कि ये कैटेनेशन, मतलब वो लिंकेज, मतलब वो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है 4 डिफरेंट कंपाउंड के साथ, हाइड्रोजन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, फॉस्फोरस हो। तो देखते हैं आगे अभी उसके क्या क्या पॉइंट है। अब जो दूसरा पॉइंट है वो समझते हैं पाई बॉन्ड। अभी हमने क्या स्टडी किया, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो है कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे हम पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड क्या होता है, उससे पहले ये भी जानते हैं कि हम सिग्मा बॉन्ड क्या होता है। देखिए ये ऑर्बिटल है, यहाँ पे 2 ऑर्बिटल है और ऐसे जब ओवरलैप होंगे तब वो सिग्मा बॉन्ड हो गया, और ऐसे होंगे लेटरल ओवरलैप के साइड वाइज ऐसे होंगे पी ऑर्बिटल, तब वो क्या हो गया, पाई बॉन्ड हो गया। तो इसमें पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, देखिए यहाँ पे पाई बॉन्ड में। और एग्जांपल लिया है इथिलीन। अब इथिलीन में डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। अब पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म हुआ, साइड वे ओवरलैप, मतलब लेटरल ओवरलैप ऐसे, और ये क्या है सेंटर का ऐसा ऐसे ओवरलैप है, इसलिए वो सिग्मा बॉन्ड। तो इसमें क्या होता है, देखिए जब डबल बॉन्ड आता है तब पाई बॉन्ड की वजह से डबल बॉन्ड आ गया, तो डबल बॉन्ड और पाई बॉन्ड वो हो जो भी जिस भी कंपाउंड में होगा तो उसका जो रोटेशन है वो रेस्ट्रिक्ट हो गया। मतलब जैसे हम मीथेन की बात करेंगे, जो हमारे पास मीथेन है उसमें क्या है, देखिए ये 4 कार्बन है, सॉरी 4 हाइड्रोजन है और सेंटर में कार्बन है, तो सिंगल बॉन्ड है तो रोटेट होगा। लेकिन जब ये इथिलीन की बात आती है वहां पे डबल बॉन्ड होने के कारण वो क्या हो जाएगा, रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा रोटेशन। तो उस अबव देन बिलो द प्लेन ही वो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो रेस्ट्रिक्शन आ जाएगा वहां के पाई बॉन्ड की वजह से, ठीक है। दूसरा क्या है, वो जब ये डबल बॉन्ड आ गया तो वो अच्छा रिएक्टिव सेंटर बन गया, क्योंकि वहां पे एडिशन रिएक्शन आप कर सकते हैं, ब्रोमीन का एडिशन कर सकते हैं, हाइड्रोजन का एडिशन कर सकते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली वो रिएक्टिव सेंटर बन गया। तो पाई बॉन्ड से हम क्या जान सकते हैं कि जिस भी कंपाउंड में पाई बॉन्ड है वहाँ वो रिएक्टिव रहेगा कंपाउंड, ठीक है। तो उस पर हम अलग अलग रिएक्शन कर सकते हैं। लेकिन अभी पाई बॉन्ड में इतना ही याद रखिए कि वो साइड वे ओवरलैप होता है और उसमें पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, ठीक है।
तो ये है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड रोटेशन रेस्ट्रिक्ट करता है और वो रिएक्टिव सेंटर होता है। अब आगे हम देखते हैं क्या है। अभी तक हम कोवैलेंट बॉन्ड देखे हैं, पाई बॉन्ड देखे हैं, तो कार्बन केमिस्ट्री का स्टडी कर रहे हैं हम, तो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट एक एक करके जानेंगे। ठीक है, अब देखते हैं अगला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट समझते हैं, जो स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका जो स्ट्रक्चर है उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। देखिए, पहले तो लेविस आए थे, उन्होंने क्या किया कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को ऐसे रिप्रेजेंट किया। फिर डॉट स्ट्रक्चर अलग से लिखा गया जिसमें इलेक्ट्रॉन के साथ एटम लिखा गया, जैसे हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है। फिर डैश स्ट्रक्चर आ गया, उसमें डायरेक्ट ये देखिए इथेन है, इथिलीन है, इथाइन है, मतलब एसिटिलीन है, वो लिखा गया। फिर कंडेंसर स्ट्रक्चर आ गया, मतलब उसी स्ट्रक्चर को CH4 C2 CH3 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 CH2 CH3 ऐसे अलग अलग फॉर्म में लिखा गया। ठीक है, मतलब हर बार का स्ट्रक्चर अलग अलग फॉर्म में लिखने के बाद हमें समझ में आया कि उसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कंडेंस स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, वो क्या है, सिंपल जिगजैग मेथड की तरह लिखा गया है, मतलब ये इथेन है, ये ब्यूटेन है, 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन है, वो जिगजैग मेथड की तरह। फिर आ गया साइक्लिक कंपाउंड। अब साइक्लिक कंपाउंड कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे CH2 है, ये साइक्लिक है, उसी को ऐसे लिखेंगे हम, हो गया साइक्लोप्रोपेन। फिर ये साइक्लोब्यूटेन, ये साइक्लोहेक्सेन। तो हम या फिर ये केमिस्ट्री है उसको कैसे मतलब रिप्रेजेंट किया गया, अलग अलग रिसर्च होके, तो भाई इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी इसको समझा जा सकता है। इसमें सिंगल बॉन्ड में लिखा गया है, जिगजैग मेथड से लिखा गया है, कंडेंस में लिखा गया, साइक्लिक फॉर्म में लिखा गया। ठीक है, अब वो दूसरा एक एग्जांपल है, अब वो लेते हैं ताकि हमें समझ में आए। देखिए, यहाँ पे हमारे पास ब्यूटेन है, 1 2 3 4 ब्यूटेन, तो 3 पोजीशन पे, मतलब यहाँ पे 2 पोजीशन पे सॉरी ब्रोमीन अटैच है, तो ये ब्रोमोब्यूटेन हो गया। अब उसको हमने कैसे लिखा है, CH3 CH2 ऐसे लिखा है, लेकिन वही जिगजैग मेथड में हम कैसे लिखेंगे, खाली ऐसे करेंगे और दूसरी पोजीशन पे ब्रोमीन अटैच करेंगे, तो ये भी तो एक प्रेजेंटेशन हो गया। ऐसे भी इसको कंसीडर किया जाएगा कि 2 ब्रोमोब्यूटेन है, ये यहाँ पे भी 2 ब्रोमोब्यूटेन है। फिर वही कंपाउंड ऐसे कार्बन दिखा के भी हम लिख सकते हैं, हाइड्रोजन दिखा के भी। खाली ये डॉट भी तो केमिस्ट्री में रेडिकल है। केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें समझना बहुत जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग अच्छा होना बहुत जरूरी है। एक डॉट होगा तो वो रेडिकल हो गया, एक लाइन होगी तो इथेन हो गया, डबल लाइन है तो इथिलीन हो गया, ट्रिपल लाइन है तो वो क्या हो गया, एसिटिलीन हो गया। तो ये कंपाउंड है, उसको अलग अलग फॉर्म में लिखा गया, रिप्रेजेंट किया गया। तो ये बेसिक कुछ मेथड्स है जिससे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, ये जो जैसे कि हमने कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ा, पाई बॉन्ड पढ़ा, अब ये स्ट्रक्चर कैसे रिप्रेजेंट किया है वो पढ़ा। तो अभी उसके आगे भी कुछ ज्यादा थोड़ा रिसर्च हो गया कि उसमें और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन से कॉन्सेप्ट आ गए, वो जानने की कोशिश करेंगे। अब जो अगला पॉइंट है वो समझते हैं। ठीक है, अब जो दूसरा पॉइंट है उसमें क्या है, 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। उससे पहले अभी हमने क्या देखा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको स्ट्रक्चर जो है वो कैसे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब हमने थोड़ा आगे जाके देखा जो CH4 है, मतलब मीथेन है, उसको और स्टडी करके कैसे रिप्रेजेंट किया गया। ठीक है, या फिर उसका 3D स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास कौन सा कंपाउंड है, मीथेन कंपाउंड है, उसमें 4 हाइड्रोजन है, 2 है वो कहाँ है, इन द प्लेन है, 2 हाइड्रोजन कहाँ पे, इन द प्लेन। लेकिन जो दूसरे 2 हाइड्रोजन है, देखिए मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ इस कंपाउंड को, तो मेरी तरफ एक है और मेरे उस साइड भी एक है। इसका मतलब क्या है, अबाउ द प्लेन एक है, बिलो द प्लेन एक है, इसके 2 हाइड्रोजन। लेकिन उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, सॉलिड लाइन जो रहेगी वो जो ऑब्जर्व, जैसे मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो मेरी तरफ है, लेकिन जैसे डैश हेडेड लाइन रहेगी वो दूसरी साइड है, मतलब बिलो द प्लेन है, ये अबाउ द प्लेन है तो वो बिलो द प्लेन है। तो ऐसा ही मीथेन का स्ट्रक्चर है, उसका बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि उसका स्टडी करने से क्या मिला हमें, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 वो मिला, उसका बॉन्ड एंगल है वो क्या मिला, 109.5। ये सब याद रखना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए आ सकता है कि 3D डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड उसमें नोट लिखनी हो मीथेन पे, तो आपको पता होना चाहिए कि उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, उसमें जो बॉन्ड है वो एंगल है वो 109.5 है, और उसका जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल है, और उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा रहेगा, जो 2 हाइड्रोजन रहेंगे वो
इन द प्लेन रहेंगे, ठीक है, और दूसरे दो रहेंगे, एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन। जो अबव रहेगा उसको डैश मतलब सॉलिड लाइन से प्रेजेंट करना है, और जो बिलो द प्लेन रहेगा उसको डैश लाइन से रिप्रेजेंट करना है। तो जो पहले हमने स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट किए थे वो अलग मेथड थी, अलग अलग, लेकिन अब जब 3D में बात करेंगे तब ये मीथेन का एग्जांपल याद रखना है और उसका रिप्रेजेंटेशन आपको करना है, ठीक है। अब ये इतने 4 पॉइंट देखे, अब हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसका स्ट्रक्चर तो देख लिए, कोवलेंट बॉन्ड देख लिए, पाई बॉन्ड देख लिए, अब उसका जो क्लासिफिकेशन है वो हमें देखना है और वो जानने की कोशिश करते हैं। अब जो भी कंपाउंड हमने अभी तक स्टडी किए उसमें कोवलेंट बॉन्ड था, पाई बॉन्ड था, और स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंट था, 3D डायमेंशनल रिप्रेजेंट था। अब जो दूसरा पॉइंट आता है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो उसमें जो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको क्लासिफाई किया गया ताकि उसका स्टडी आसान हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड रहेगा तो वो पहले असाइक्लिक है, मतलब क्लोज सिस्टम में रहेगा या ओपन सिस्टम में रहेगा, मतलब अलिसाइक्लिक रहेगा या साइक्लिक रहेगा, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड दो टाइप में आता है, एक तो ओपन चेन आता है, क्लोज चेन आता है। ओपन चेन का एग्जाम्पल क्या है, इथेन है या इथेनॉल है, ठीक है, मतलब एक अल्डेहाइड रहेगा, कीटोन रहेगा, कोई भी साइक्लिक रहेगा या ब्रांच्ड चेन रहेगा वो क्या रहेगा, ओपन चेन रहेगा। लेकिन क्लोज्ड कौन सा रहेगा, जो साइक्लिक फॉर्म में रहेगा। उसमें भी दो टाइप है, देखिए एक तो अलिसाइक्लिक है, एक है एरोमेटिक। अब अलिसाइक्लिक में क्या है, होमोसाइक्लिक है, हेटेरोसाइक्लिक। अब होमोसाइक्लिक क्या होता है, जिसमें सब कार्बन एक साथ रहेंगे, मतलब जिसमें देखिए साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोहेक्सेन है। लेकिन जैसे ही हेटेरो आइटम आ गया जिसमें ऑक्सीजन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, तो वो कंपाउंड इंक्लूड होगा, मतलब उस कंपाउंड में वो एटम बॉन्ड फॉर्म करके वो साइक्लिक कंपाउंड बनेगा, तो वो हो गया हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में। हेटेरो मतलब दो, एक कार्बन आ गया, एक हेटेरो आइटम आ गया, ठीक है, तो ये हो गया एलिसाइक्लिक। अब एरोमेटिक अलग ब्रांच है, तो अलग एरोमेटिक में क्या हो गया, एक बेंजीन वाले कंपाउंड अलग आ गए, दूसरा बेंजीन के साथ जिसमें 7 मेंबर्ड है लेकिन एक हेटेरो आइटम है, तो वो अलग कंपाउंड आ गया। और खाली एरोमेटिक जो रहेंगे उसमें जिसमें पायरॉल है, फ्यूरॉन है, थायोपिन है, वो कंपाउंड अलग रहेंगे। तो ये इजी है, बहुत इजी है उसको याद रखने के लिए। क्या करना है, एक तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो दो में डिवाइड है, एक ओपन चेन है, एक साइक्लिक चेन, मतलब एक क्लोज सिस्टम है, ठीक है। ओपन में कौन से रहेंगे, सारे मतलब चेन वाले कंपाउंड रहेंगे या फिर ब्रांचेड चेन रहेंगे। लेकिन जैसे दूसरा क्लोज सिस्टम वाला है उसमें क्या होंगे, एक अलिसाइक्लिक रहेंगे, एक एरोमेटिक रहेंगे। अब अलिसाइक्लिक में क्या रहेंगे, एक होमोसाइक्लिक, एक हेटेरोसाइक्लिक। होमो में क्या रहेंगे, साइक्लोपेंटेन होगा, साइक्लोहेक्सेन होगा, साइक्लोब्यूटेन होगा, मतलब वो खाली साइकिल होगा कार्बन कार्बन बॉन्ड के साथ, ठीक है। लेकिन जैसे ही हेटेरोसाइकिल होगा उसमें अलग एटम होना बहुत जरूरी है। तो उसमें अलग एटम कौन सा हो सकता है, आइदर वो ऑक्सीजन हो सकता है या नाइट्रोजन हो सकता है या सल्फर हो सकता है, ठीक है। जब अब दूसरा जो होता है एरोमेटिक, अब एरोमेटिक में क्या है, देखिए एरोमेटिक में क्या है, बेंजीनॉइड है, बेंजीनॉइड के बाद नॉन बेंजीनॉइड है, नॉन बेंजीनॉइड के बाद हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक है। तो उसमें देखिए बेंजीन का कंपाउंड है वो एरोमेटिक में आ गया, लेकिन बेंजीनॉइड जो नॉन बेंजीनॉइड है उसमें ट्रोपोन आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये एग्जाम में आ सकता है वो, क्योंकि एक्सेप्शनल या फिर कोई एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो 7 मेंबर्ड है कंटेनिंग कार्बोनिल ग्रुप, तो उसको याद रखना है। या फिर हेटेरोसाइकिल के जो भी कंपाउंड है जिसमें थायोपिन है, फ्यूरॉन है, पायरॉल है, पिरिडिन है, अलग अलग डेरिवेटिव जैसे जैसे हम स्टडी करेंगे वैसे हमें पता चलेगा कि बहुत सारे कंपाउंड रहते हैं जो हेटेरोसाइक्लिक भी रहते हैं और एरोमेटिक भी रहते हैं, क्योंकि वो हुकेल रूल जो आगे आएगा वो फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये इजी है, आपको याद रख सकते हैं, और इस पर कोई भी नोट आएगी या फिर उसको कोई एग्जाम्पल या ऑब्जेक्टिव आएगा तो आपको लिखने में आसानी रहेगी। ओपन चेन क्या है, क्लोज चेन क्या है, एरोमेटिक क्या है, नॉन एरोमेटिक क्या है, ठीक है, असाइक्लिक क्या है, हेटेरोसाइक्लिक क्या है, होमोसाइक्लिक क्या है, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में और कौन से पॉइंट है वो आगे जाके हम कवर करेंगे, ताकि हमें मतलब वो बेसिक जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। देखिए कोई भी कंपाउंड है उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो चेंज किस पर डिपेंड होती है, चेंज होती है तो फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग। जैसे कि फेनॉल है या फिर अल्कोहल है, उसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ठीक है, उसके होने के कारण ही उसकी प्रॉपर्टी चेंज होती है। जैसे कि फेनॉल और अल्कोहल लेंगे तो उसमें एसिडिक कौन है ज़्यादा, तो वहीं पे क्वेश्चन आ गया। तो इसका मतलब वो OH ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है या फिर वो रोल प्ले करता है वहाँ पे, ठीक है। तो अभी देखिए फंक्शनल ग्रुप क्या है। फंक्शनल ग्रुप क्या है, एटम और ग्रुप प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच अफेक्ट ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड, ओके।
तो नाउ वी कैन सी हियर होमोलोगस सीरीज। तो कोई भी कंपाउंड है उसकी एक सीरीज होती है, जैसे अल्केन कंपाउंड है, अल्कीन कंपाउंड है, अल्काइन कंपाउंड है, या फिर हेलो अल्केन है, अल्कानॉल है, अल्केनॉल है, अल्केनोन्स है, अल्केनोइक एसिड है, अमाइन है, मतलब ये अल्केन सीरीज है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। तो उसमें एसिड है, अल्डेहाइड है, कीटोन है, अमाइन है, हैलोजेंस है, डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड है, ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड है, क्योंकि ये सारे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड का स्टडी चल रहा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टडी चल रहा है। तो उसमें कौन सी सीरीज आ गई? होमोलोगस सीरीज, मतलब एक ही प्रॉपर्टी वाले कंपाउंड अलग, ठीक है। उसके बाद अभी आता है क्या? नॉमेनक्लेचर। तो हमने अब तक क्या पढ़ा? मतलब कंपाउंड है उसका रिप्रेजेंट कैसे करना है, उसके कौन से बॉन्ड होते हैं, एंगल क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है या प्लेनर होता है, वो सब पढ़ा। अब उसका नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें क्या जानना बहुत जरूरी है? आईयूपीएसी जानना जरूरी है। ये आईयूपीएसी है क्या? आईयूपीएसी क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक संस्था है या फिर एक डिपार्टमेंट है। उन्होंने क्या किया, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका स्टडी करके उसमें नॉमेनक्लेचर डिसाइड किया कि उसको नाम कैसे देना है, और उसी को हम सबको फॉलो करना है, ऑल वर्ल्ड को, ताकि हमें समझने में दिक्कत ना आ जाए, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, मिथेन है, ब्यूटेन है, एसीटोन है, बेंजीन है, एनिलीन है, ये सारे जो कंपाउंड है तो क्या है? ये कॉमन नेम है, तो उसको हम जान चुके हैं, क्योंकि उसका नाम कॉमन ऑलरेडी हमें पता है, ठीक है, ऑलरेडी स्टडी में आ चुका है। तो आईयूपीएसी आने के बाद उसमें कुछ चेंजेस हो गए, जिसमें लॉन्ग चेंज रहेगा, ब्रांच चेंज रहेगा, सब्स्टिट्यूशन रहेगा, हेट्रोसाइकिल रहेगा, अलग अलग कंपाउंड जब दो होंगे तो उसका नाम चेंज होगा। तो वो सारे जो पॉइंट है अब हम आगे मतलब कवर करेंगे, लेकिन अभी इतना याद रखिए कि फंक्शनल ग्रुप केमिकल प्रॉपर्टी पे अफेक्ट करता है, और जो भी होमोलोगस सीरीज है उसमें अल्केन, अल्कानोइक एसिड, अमाइन वगैरह आता है, और जो आईयूपीएसी है वो डिपार्टमेंट आगे मतलब डिसाइड करता है कि नॉमेनक्लेचर के लिए उन्होंने एक रूल सेट कर दिया है, उस रूल को ही हमें फॉलो करके ही उसका नाम देना होता है, ठीक है। जो आईयूपीएसी है उन्होंने जो नॉमेनक्लेचर दिया है उसमें देखते हैं हम, पहला पॉइंट लेते हैं, जो स्ट्रेंथ चेन रहेगी या ब्रांचड चेन रहेगी उसका नाम कैसे देना है। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रेंथ चेन के कुछ एग्जांपल है, जिसमें इथेन है, ब्यूटेन है, हेक्सेन है। क्योंकि ये स्ट्रेंथ चेन है तो उसका नाम कैसे हो गया? एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, एन ब्यूटेन हो गया। लेकिन जब ब्रांच चेन आएगी तब देखिए यहाँ पे दूसरी पोजीशन 1 2 3, दूसरी पोजीशन पे क्या है? मिथाइल है, तो 2 मिथाइल प्रोपेन हो गया, लेकिन एक्चुअली वो क्या है? ब्यूटेन है ना, मतलब तो इसलिए ऐसे मिथाइल ग्रुप करेंगे तो ऐसे ही होता है 1 2 3 4 5, ये तीसरी पोजीशन पे मिथाइल है, तो ये सब्स्टिट्यूशन आ गया ना, इसलिए वो ब्रांच चेन हो गया। तो क्या हो गया? 3 मिथाइल 1 2 3 4 पेंटेन हो गया, ठीक है। तो लेकिन उसमें भी कुछ अल्किल ग्रुप होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए अलग से लिखा गया है, जिसमें ये मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप में प्रोपाइल ग्रुप रहेगा, इथाइल ग्रुप रहेगा, ब्यूटाइल ग्रुप रहेगा, तो अलग अलग ग्रुप रहेंगे, ठीक है। तो उसमें देखिए आइसोप्रोपाइल एक अलग से आ गया, सेकेंडरी ब्यूटाइल आ गया, आइसोब्यूटाइल आ गया, टर्शियरी ब्यूटाइल आ गया, नियोपेंटाइल आ गया। क्योंकि ये थोड़ा एक्सेप्शनल है, इसको याद रखना होगा आपको, क्योंकि जब भी CH और CH3 ऐसे आएगा, मतलब आइसोप्रोपाइल ग्रुप आएगा, तो उसको अलग हम डायरेक्ट नाम में ही आइसो ग्रुप यूज करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको दो सब्स्टिट्यूएंट है। लेकिन सेकेंडरी ब्यूटाइल है, आइसोब्यूटाइल फिर से देखिए यहाँ पे 4 कार्बन आ गए, यहाँ पे 3 थे। या फिर टर्शियरी होगा, ये भी ब्यूटाइल है, 1 2 3 कार्बन है, तो क्या हो गया है? टर्शियरी ग्रुप, मतलब 3 मिथाइल ग्रुप है, तो क्या हो गया? टर्शियरी ब्यूटाइल हो गया। अब नियो पेंटाइल आ गया, नियो क्योंकि वो कार्बन है, वो सेंटर में है, उसके 4 कार्बन है अलग से, तो इसलिए वो नियो नाम आ गया। मतलब आइसो, सेकेंडरी, टर्शियरी और नियो एक अलग से नॉमेनक्लेचर का एक पार्ट है, तो आपको एक्सेप्शनल याद रखना होगा। किसमें? स्ट्रेंथ चेन और ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में। जैसे ही अभी हम आईयूपीएसी का स्टडी करेंगे, तो उन्होंने जो कुछ रूल दिए हैं उसको फॉलो करेंगे, तो कोई भी कंपाउंड हो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दिया गया है, तो उसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप उसका स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं, उसका नाम लिख सकते हैं कि वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो उसका नंबरिंग कैसे करना है, तो मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर से कैसे उसको नाम देना है वो हम पढ़ेंगे अब। लेकिन अभी फिलहाल इतना याद रखिए कि स्ट्रेंथ चेन और ब्रांचड चेन रहेगा तो उसका नाम कैसे देना है। और एक्सेप्शनल क्या है? आइसोप्रोपाइल है, टर्शियरी ब्यूटाइल है, नियोपेंटाइल है, आइसोब्यूटाइल है और सेकेंडरी ब्यूटाइल है, ठीक है। जो आईयूपीएसी ने नाम या फिर रूल्स दे दिए हैं जिसको हम फॉलो करते हैं, तो उसी रूल्स को फॉलो करके हम कोई भी एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं आईयूपीएसी ने क्या कहा है। आईयूपीएसी ने कहा है कि पहले जब भी कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है वो सबसे लॉन्गेस्ट होनी चाहिए, मतलब उसको हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो यहाँ पे पहला रूल क्या है?
सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। दूसरा क्या है, जब भी कार्बन चेन हम सेलेक्ट करेंगे उसमें जो ब्रांचिंग रहेगा, जिसमें मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप या कोई भी फंक्शनल ग्रुप रहेगा, तो उसको लोवेस्ट नंबर आना चाहिए, ठीक है। तीसरा उन्होंने क्या किया, हमेशा प्रीफिक्स यूज करना है जिसमें डाई सब्स्टिट्यूटेड हो, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड हो या मोनो सब्स्टिट्यूटेड हो या टेट्रा हो, ठीक है। उसके बाद आता है, जब भी सेलेक्ट मतलब कोई भी चेन हम सेलेक्ट करेंगे लॉन्गेस्ट चेन, उसमें दो सब्स्टिट्यूएंट आएंगे, तब वहां पे कंफ्यूजन होगा कि लोवेस्ट नंबर कहाँ पे दे, यहाँ पे या यहाँ पे। लेकिन जो भी चेन सेलेक्ट करेंगे वहां पे लोवेस्ट नंबर कार्बन को देंगे। उसके बाद उसका जो मिथाइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है, प्रोपाइल है, ब्यूटाइल है, कौन सा ग्रुप है, तो उसको कैसे नाम में लाना है, तो उसके लिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर को ही फॉलो करना है, जिसमें हमें मिथाइल ग्रुप रहेगा या इथाइल ग्रुप रहेगा, तो हमेशा इथाइल ग्रुप पहले लिखेंगे क्योंकि ई पहले आता है, यम बाद में आता है। जबकि हम मिथाइल और प्रोपाइल ग्रुप लेंगे तो यहाँ वहां पे यम पहले आएगा, पी बाद में आएगा। तो वो एक रूल जो दिए हैं IUPAC ने, उसको ही फॉलो करके हमें नाम देना है। देखिए बहुत इजी है। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है, तो उस एग्जांपल में देखिए यहाँ पे 7 कार्बन वाली एक चेन लिया, मतलब हेप्टेन लिया, ठीक है। तो उसके तीसरा जो कार्बन है उसको इथाइल ग्रुप है, और चौथा कार्बन है उसको 2 मिथाइल ग्रुप है, ओके। तो जो IUPAC है उन्होंने जो कहा है उसी को फॉलो करके उसका नाम कैसे बनेगा वो देखिए। उन्होंने क्या कहा है कि पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो, तो हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की, वो क्या है, हमारी हेप्टेन है। तो उसमें तीसरी पोजीशन पे इथाइल है, चौथी पोजीशन पे डाइमिथाइल है। लेकिन अकॉर्डिंग टू IUPAC रूल क्या कहता है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करना है, कब, जब डाई सब्स्टिट्यूटेड हो, और यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है अलग अलग, तीसरी पोजीशन और चौथी पोजीशन को। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इथाइल ग्रुप लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो ई पहले आता है। तो क्या हो गया हमारा नाम, 3 इथाइल 4 डाइमिथाइल हेप्टेन। अब यहाँ पे खाली हम डाइमिथाइल भी लिख सकते थे, लेकिन 4 क्यों लिखना है, क्योंकि वो टेट्रा, जो भी हम नॉमेनक्लेचर लेते हैं उसमें 4 पोजीशन को है, इसलिए उसका नंबर आ गया। और डाई क्यों लिखा, क्योंकि उसका प्रीफिक्स यूज करना है, ठीक है। नहीं तो हम 4 मिथाइल भी लिख सकते थे, हमने क्या लिखा, डाइमिथाइल हेप्टेन लिखा। तो समझ गए, ऐसा एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, वो भी हम आगे सॉल्व करेंगे ताकि हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। लेकिन IUPAC के ये रूल है, वो एक बार हमें आ गए तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जिसको हम सेलेक्ट करके उसका नाम आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। अब आता है साइक्लिक कंपाउंड। यहाँ पे देखिए साइक्लोहेक्सेन है, तो उसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक मिथाइल है एक प्रोपाइल है। तो अभी हमने क्या पढ़ा है, मिथाइल यम पहले आएगा, पी बाद में आएगा, तो उसका क्या नाम हो गया, 1 2 3 4 के अकॉर्डिंग पहले लोवेस्ट नंबर इसको चला गया मिथाइल को, फिर यह 3 पोजीशन को आ गया प्रोपाइल को, तो 1 मिथाइल 3 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। तो क्योंकि ये साइक्लिक सिस्टम है, ओपन चेन सिस्टम थी, ओपन जैसे हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था कि ओपन चेन और क्लोज्ड चेन, ठीक है। तो ये क्लोज्ड चेन का एग्जाम्पल था। तो ये आशा करता हूँ कि आप ये समझ चुके हैं कि ये बहुत इजी है, जिसमें नॉमेनक्लेचर देखा, क्लासिफिकेशन देखा। अब उसके कुछ मतलब जैसे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप आएंगे, तो उसका नाम कैसे चेंज होगा, उसको कैसे सेलेक्ट करना है, वो भी हम जानने की कोशिश करते हैं। अब देखते हैं कि नॉमेनक्लेचर दिया है हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को, उसमें यदि फंक्शनल ग्रुप आ गया जिसमें हाइड्रोक्सी हो, कीटोन हो, ब्रोमो हो, अल्डेड हो, एसिड हो, अमाइन हो, ठीक है। तो कुछ फंक्शनल ग्रुप है उसको भी हम स्टडी करेंगे, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। ऑलरेडी हमको पता है कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, लेकिन उसके जो ग्रुप है उसको हम अलग से रिप्रेजेंट करके आपको समझा देंगे, ठीक है। लेकिन अभी इतना याद रखिए कि यहाँ पे OH ग्रुप है, यहाँ पे मिथाइल है, जिसमें हमने अभी पहले क्या पढ़ा कि मिथाइल ग्रुप इथाइल ग्रुप रहेगा, तो उसमें ऑलवेज इथाइल का ले लेंगे क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब यहाँ पे नाम ये कैसे बनेगा, देखिए इस एग्जाम्पल में। तो पहले तो हमें IUPAC ने क्या कहा है कि पहले हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, उसमें जो सब्स्टिट्यूएंट रहेगा उसको लोवेस्ट नंबर आना चाहिए, फिर प्रीफिक्स यूज करना चाहिए, ठीक है। अब लोवेस्ट नंबर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, अब 8 कार्बन है, तो उसमें फिर 2 सब्स्टिट्यूएंट आ गए, एक तो हाइड्रोक्सी आ गया, एक मिथाइल आ गया। अब हाइड्रोक्सी है उसको लोवेस्ट नंबर जाना चाहिए क्योंकि वो फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो उसको नंबर आ गया 3, और जो मिथाइल ग्रुप है उसको नंबर आया 6। तो इसका नाम कैसे हो गया, 6 मिथाइल ऑक्टेन, क्योंकि ये इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, 8वां नंबर है तो ऑक्टेन हो गया। तो क्या आ गया, 6 मिथाइल ऑक्टेन 3। तीसरी पोजीशन पे OH है, इसलिए OH जो अल्कोहल होता है उसको हमने IUPAC ने क्या कहा है, या फिर उसका जो नॉमेनक्लेचर है उसमें OL लिखते हैं अल्कोहल को, ठीक है। तो हम इसका नाम क्या हो गया, 6 मिथाइल ऑक्टेन 3 OL, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल आ गया, उसमें क्या है, 2 कार्बोनिल ग्रुप है, तो उसको नाम कैसे देंगे, उसको पहले तो हम पेरेंट कार्बन देखेंगे कैसा है, 1 2 3 4 5 6। अब मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ 1 2 3 4 5 6,
तो इसका नाम क्या हो जाता, हेक्सेन 3,5 डायोड। लेकिन आईयूपीएसी ने क्या कहा कि लोएस्ट नंबर जाना चाहिए, तो भी हमें यहाँ से नंबरिंग करना है। तो इसका नाम कैसे हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो दूसरी पोजीशन और चौथी पोजीशन को कार्बोनिल ग्रुप आ गया, मतलब कीटोन आ गया, इसलिए उसको डायोन बोलते हैं, ONE। जैसे हमने पढ़ा था अल्किन में ANE, अल्किन में ENE, अल्काइन में YNE, वैसे ही कीटोन में ONE आता है और अल्कोहल में OL आता है, अल्डेहाइड में नल आता है। तो वो भी हम देखते हैं आगे। अभी इतना याद रखिए कि ये यहाँ पे 2 कार्बोनिल ग्रुप है, इसलिए डाई डाई आ गया, मतलब प्रीफिक्स डाई, ONE वन, कीटोन का ओन आ गया, ठीक है। और उसका कौन सी पोजीशन पे, 2 और 4, इसलिए नंबर 2 और 4 आ गया, ठीक है। तो ये ऐसे एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिस करने होंगे, तब जाके आप इसका जो भी प्रॉब्लम या फिर क्वेश्चन आएगा कि ये कंपाउंड है, इसका नाम लिखो, तो आपको आईयूपीएसी के रूल याद करके उसका नाम लिखना पड़ेगा, तो उसमें आपको हेल्प करेगा सॉल्व करने में, ठीक है। अभी आगे देखते हैं कि उसके जो फंक्शनल ग्रुप है उसको कैसे हम याद रखना है, मतलब उसका चार्ट जो है वो आपको प्रेजेंट करता हूँ ताकि आप वो याद रखें, तो आगे आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में जानते हैं। फंक्शनल ग्रुप होता क्या है, ऐसा एक ग्रुप होता है एटम और मतलब जो कंपाउंड होते हैं उसमें, जिसमें वो पूरा वो जो मॉलिक्यूल है उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है उस पर असर करता है, ठीक है। मतलब जैसे कि अल्केन है, अल्केन में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, लेकिन जैसे हम अल्किन की बात करेंगे वहाँ डबल बॉन्ड आ गया, तो उसकी प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी, क्योंकि हम वहाँ पे एडिशन रिएक्शन कर सकते हैं। जैसे ट्रिपल बॉन्ड आ गया, मतलब अल्काइन आ गया, तो वहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, रिडक्शन कर सकते हैं। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो पूरा कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टी या केमिकल रिएक्शन पे असर करेगा, चेंज करेगा और अफेक्ट करेगा। तो इसलिए उसको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया है। तो देखिए, ये अल्किन है, सिंगल बॉन्ड है, अल्कीन डबल बॉन्ड, अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड, एसिड है जिसमें हम एसिड की बात करते हैं, कोई भी एसिड कंपाउंड है, एसिडिक है या बेसिक है, वो किस पर डिपेंड होता है, उसमें जो COH ग्रुप है उस पर डिपेंड होता है कि वो कंपाउंड एसिडिक है या बेसिक है। फिर आता है अल्डेहाइड कंपाउंड है, फिर आता है कीटोन कार्बोनिल कंपाउंड है, फिर आता है ईस्टर कंपाउंड है, फिर है अमाइन है, अमाइड है, नाइट्रो, सल्फो, ईथर, अल्कोहल, फेनॉल, नाइट्राइल, इमाइन। तो ये कुछ फंक्शनल ग्रुप है, उसको आपको लिखना होगा, याद रखना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, ताकि वो एग्जाम में जब भी कोई कंपाउंड दिया हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये कंपाउंड दिया है, मानिए ये कंपाउंड है, यहाँ पे NH2 लगा दिया, ठीक है। अब देखिए ये तो बेंजीन है लेकिन ये NH2 भी है, अब इसको हम क्या लिखेंगे, अमीनो बेंजीन लिखेंगे, या फिर उसका कॉमन नेम क्या लिखेंगे, एनिलीन लिखेंगे। लेकिन अभी मुझे NH2 एरोमेटिक कंपाउंड को जब अटैच होगा तब उसका नाम पता है, लेकिन जब ये कंपाउंड ले लिया मैंने, CH3CH2NH2, अब इसको हम क्या लिखेंगे, इथाइलामाइन लिखेंगे, क्योंकि ये इथाइल ग्रुप है और ये अमीनो ग्रुप है, ये अमीनो ग्रुप, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है। तो ये क्या हो गया, बेसिक इन नेचर, क्योंकि ऑल अमाइंस आर बेसिक इन नेचर और ऑल एसिड आर एसिडिक इन नेचर। तो वो क्या होता है, तो हमें केमिकल प्रॉपर्टी उसकी पता चल जाती है। ओके, NH2 है मतलब वो बेसिक कंपाउंड है, एसिड है मतलब एसिडिक कंपाउंड है, ठीक है। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है आप उसको याद रखिए, प्रैक्टिस कीजिए, तब आपको कोई मतलब दिक्कत नहीं आएगी, आसान हो जाएगा कि कोई भी केमिकल स्ट्रक्चर दिया हो तो उसके बारे में, या फिर उसमें केमिकल रिएक्शन करनी हो, या उसके बारे में कुछ लिखना हो एग्जाम्पल में, अपने एग्जाम पेपर में, तब भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बस चार्ट आपको याद रखना है, वो बुक में भी दिया गया है, तो आप उसको भी याद रख सकते हैं, लेकिन ये आपको आना ही चाहिए, क्योंकि उस पर ही आगे जो रिएक्शंस है वो डिपेंड है। मतलब जो भी नेम रिएक्शन आएगी, जो ऑर्गेनिक रिएक्शन, सारी केमिकल रिएक्शन, जो मैकेनिज्म है, वो सब ये फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड होता है। तो अब तक जो भी हमने पढ़ा है वो स्टेप बाय स्टेप एक स्टेप अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है। तो अभी जो आगे 2-3 पॉइंट है उसको भी कवर करके हम पूरा चैप्टर का एक स्टडी मटेरियल वो कंबाइन करेंगे और उसके एग्जाम्पल लेंगे, तो उसमें आपको ये काम आएगा। फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड उसका हाइब्रिडाइजेशन, ट्रिपल बॉन्ड उसका हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, उसमें किस टाइप की केमिकल रिएक्शन हो सकती है, या फिर ये फंक्शनल ग्रुप है उसको वो एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे फंक्शनल ग्रुप में चेंज करने के लिए कौन सी केमिकल रिएक्शन करनी होगी, तो वो सब हम स्टडी करेंगे। लेकिन अभी जो आपको जैसे मैकेनिज्म, जो क्लासिफिकेशन दिया गया, नॉमेनक्लेचर दिया गया आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग, या फिर कोवैलेंट बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा, उसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ से आपका बेस क्लियर हो गया तो आगे कुछ दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अभी देखते हैं आगे का जो पॉइंट है उसको कैसे कवर करना है।
अब जो बेंजीन के कंपाउंड है उसमें जब सब्स्टिट्यूएंट आता है तो उसका नाम कैसे चेंज होता है वो देखते हैं, ठीक है। ये है बेंजीन, ओके। जब उसको मिथाइल ग्रुप आएगा तो उसको हम क्या लिखते हैं, मिथाइल बेंजीन ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में उसका कॉमन नेम क्या है, टोलुइन, ओके। वैसे ही आता है अमीनो बेंजीन, उसका नाम है एनिलीन, उसमें आता है ओ मिथॉक्सी सब्स्टिट्यूटेड एनिसोल, ठीक है। ये कुछ कॉमन नेम है, वो भी आपको याद रखने हैं। फिर जब आईयूपीएस के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फेनोलिक कंपाउंड है, ठीक है, लेकिन उसका जो नंबरिंग है जिसमें 1 2 3 4 रहेगा, तो मेटा है, मतलब 3 4 पोजीशन पे, 3 पोजीशन मतलब मेटा। आपको वो ये भी पता होना चाहिए कि ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन, पैरा पोजीशन, ये 3 पोजीशन होती है एरोमेटिक कंपाउंड में, ठीक है। तो ये जैसे कि 2 सब्स्टिट्यूटेड हो, 3 हो, 4 हो, यहाँ पे 3 मिथाइल 4 मिथाइल 2 ग्रुप है, तो हम क्या लिखेंगे, 3 4 डाई मिथाइल फेनॉल, क्योंकि ये बेसिक कंपाउंड फेनॉल है। अब यहाँ पे एनिलीन कंपाउंड है, तो एनिलीन कंपाउंड को कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4, तो यहाँ पे इथाइल ग्रुप पहले आएगा, अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी ई पहले आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो हम क्या लिखेंगे, 4 इथाइल 2 मिथाइल एनिलीन और 3 4 डाई मिथाइल फेनॉल, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। जब डाइब्रोमो का, जैसे कि डाई सब्स्टिट्यूटेड है, जिसमें एग्जांपल लिया है डाइब्रोमो। अब डाइब्रोमो क्या है, ये 1 पोजीशन है, 2 3 4, मतलब ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा पोजीशन है, तो उसका नाम कैसे हुआ, 1 2 डाइब्रोमो बेंजीन, ये हो गया। 1 3 डाइब्रोमो बेंजीन, ये हो गया, और 1 4 डाइब्रोमो बेंजीन, ये हो गया, ठीक है। तो ये नॉमेनक्लेचर है, उसको कुछ 4-5 एग्जाम्पल का प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। बहुत आसान होता है एरोमेटिक में, तो बहुत आसान होता है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 कार्बन होते हैं, उसका मेन सब्स्टिट्यूएंट एनिलीन है, मतलब फेनॉल है या फिर एनिसोल है, बेंजोइक एसिड है, वो आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो उसका सब्स्टिट्यूएंट का 2 पोजीशन 3 पोजीशन या फिर आर्थो मेटा पैरा नाम दे के आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे एरोमेटिक कंपाउंड के। अब देखते हैं कि जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आइसोमेरिज्म, जो हमने बहुत अच्छे से मतलब समझना है, ठीक है। अब आगे समझते हैं कि जो आइसोमेरिज्म होता है वो क्या होता है। आइसोमेरिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, उसमें केमिकल फॉर्मूला जो है वो सेम रहेगा, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है वो डिफरेंट रहेगा। सिंपल भाषा में उसको ऐसे समझना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट डिफरेंट, उसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म। अब जो आइसोमेरिज्म है वो भी क्लासिफाई हुआ है डिफरेंट डिफरेंट टाइप में, ठीक है। अब उसमें 2 आते हैं, एक आता है स्ट्रक्चरल, दूसरा आता है स्टेरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब स्ट्रक्चरल में क्या आता है, चेन आइसोमेरिज्म आता है, मतलब जिसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं पेंटेन है। अब दूसरी पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, लेकिन एक पेंटेन वो भी है, जगह पेंटेन है, मतलब क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया, लेकिन स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट अलग है, इसलिए वो चेन है। अब पोजीशन में क्या आता है, जहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हम अल्कोहल का, ये क्या है, प्रोपेनॉल है, तो CH3 CH2 CH2 OH है, तो फर्स्ट पोजीशन पे OH है तो हो गया प्रोपेनॉल, लेकिन यहाँ पे आइसोप्रोपेनॉल भी आ गया, मतलब दूसरी पोजीशन पे OH आ गया, तो उसकी पोजीशन चेंज हो गई, इसलिए वो पोजीशन आइसोमर हो गया। तो फिर आता है फंक्शनल में क्या आता है, यहाँ पे एसीटोन है और मतलब प्रोपेनॉल है, एक तो कार्बोनिल ग्रुप है, एक एल्डिहाइड ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप अलग है, इसलिए वो फंक्शनल आइसोमेरिज्म हो गया। फिर आता है मेटामेरिज्म। अब मेटामेरिज्म क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, लेकिन उसका जो मतलब जो अरेंजमेंट है या फिर उसको लिखने का तरीका है। यहाँ पे एग्जांपल क्या है, मतलब यहाँ पे प्रोपेन है और यहाँ पे मिथाइल है, तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे दूसरा क्या है, इथाइल है, यहाँ पे इथाइल है, मतलब ये इथर ही है, लेकिन लिखने के लिए कैसे, एक साइड 1 कार्बन है, एक साइड 3 कार्बन है, एक साइड 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, इथॉक्सी इथेन है, ये मिथॉक्सी प्रोपेन है, ऐसा ही लिख सकते हैं हम उसको, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, उसको इन शॉर्ट कैसे याद रखेंगे, CPFM, मतलब चेन, पोजीशन, फंक्शनल एंड मेटामेरिज्म, हो गया स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म सिंपल भाषा में, और उसकी 4 एग्जांपल याद रखेंगे तो आप अच्छे से नोट लिख सकते हैं। फिर आता है स्टेरियो आइसोमेरिज्म। अब स्टेरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है, तो उसमें जो कंपाउंड है वो स्टेरियो सेंटर, मतलब स्टेरियो सेंटर होना चाहिए, उसको हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन उसका एक प्रॉपर्टी है कि स्टेरियो आइसोमेरिज्म को 3D डायमेंशन में उसको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। उसमें 2 टाइप होते हैं, एक ज्योमेट्रिकल होता है, एक ऑप्टिकल होता है। वो ज्योमेट्रिकल होता है, उसमें क्या होता है, सिस ट्रांस होता है, मतलब सिस मतलब क्या है, एक साइड ही फंक्शनल, मतलब 2 मिथाइल ग्रुप रहेंगे। एग्जाम्पल इथेन लेते हैं, ठीक है, इथिलीन है, 1 2 डाई सब्स्टिट्यूटेड डाईमिथाइल, 1 2 डाई मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड इथिलीन है। तो देखिए एक साइड 2 मिथाइल है, मतलब सिस फॉर्म में,
और अपोजिट रहेंगे तो ट्रांस रहेंगे। तो उसका ये एग्जांपल है, इसलिए वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आते हैं, क्योंकि वो सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट अलग है। फिर आता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म उसको अलग पार्ट है, क्योंकि उसमें प्लेन ऑफ पोलराइज्ड होना जरूरी है। जैसे कि वो कंपाउंड है, उसको डिजोल्व करके हमने मशीन में डाल दिया तो उसमें लाइट पास कर लिया, तो वो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट दिखना चाहिए, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है, मतलब उसका रोटेशन, तो वो अलग पार्ट है। तो ये अलग है स्टेरियो आइसोमेरिज्म, ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। आपको बस ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, अभी जो हम पढ़ रहे हो सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको आपको बस याद रखना है, ताकि आगे जो बड़ी बड़ी कॉन्सेप्ट है या फिर वो जो एग्जाम्पल रहेंगे आपके एग्जाम पेपर में, तो वहाँ पे आपको ये समझ आना चाहिए कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है या फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है, उसका एग्जाम दिया हो। जैसे कि कोई क्वेश्चन आ गया कि ये जो 4 एग्जाम्पल है उसमें से ओपन चेन आइसोमेरिज्म पहचानो, तो आपको पहचानना आना चाहिए, क्योंकि एक तो ओपन चेन है मतलब वो चेन रहेगी लेकिन उसमें सब्स्टिट्यूएंट अलग रहेगा, और उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल लेंगे तो सेम आना चाहिए, और स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट अलग होनी चाहिए। तो हो गया चेन आइसोमेरिज्म। या फिर फंक्शनल ग्रुप होगा तो वो अलग पोजीशन पे रहेगा, तब भी वो फंक्शनल आइसोमेरिज्म या मेटामेरिज्म होगा। तो ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, लेकिन पहले इसकी डेफिनेशन आप जान लीजिए कि आइसोमेरिज्म होता क्या है और उसके कितने टाइप है, तो उसके बाद हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। अब हम समझते हैं कि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स है, जो ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म है, जो मेन पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसमें मतलब जो भी रिएक्शन होती है उसमें क्या क्या चाहिए। एक तो सबस्ट्रेट चाहिए, दूसरा रिएजेंट चाहिए, उसमें कुछ इंटरमीडिएट बनेंगे, फिर प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन उसके साथ भी बाय प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो अभी जो हम एक बेसिक रिएक्शन देखेंगे उसमें जानने की कोशिश करेंगे कि उसमें इंटरमीडिएट कौन सा बनने का पॉसिबिलिटी है, और या फिर वो बॉन्ड मेकिंग प्रोसेस है, तो उसमें कैसे क्लीवेज होता है, बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है, और उसमें कार्बोकैटायन हो, कार्बेनायन हो, फ्री रेडिकल हो, कैसे जनरेट होता है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, उसमें जब भी ऑर्गेनिक रिएक्शन, कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन आपको परफॉर्म करनी है लैब में, तो उसके लिए आपके पास पहले एक सबस्ट्रेट होना जरूरी है, मतलब एक केमिकल होना जरूरी है जिसके साथ आप रिएक्शन करोगे। तो उसके साथ रिएक्शन करोगे तो आपको एक रिएजेंट चाहिए, वो रिएजेंट वो रिएक्शन को वो रिएक्शन पॉसिबल करेगा, या फिर वो कैटेलिसिस चाहिए जो रेट ऑफ रिएक्शन को इनहांस करेगा, फिर आपका एक इंटरमीडिएट बनेगा, फिर प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट बनेगा। अब उसका एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास सिंपल एक एग्जांपल है, जो SN1 या SN2 कोई भी रिएक्शन हो, उसमें क्या होता है कि जैसे ये CH3 है, यहाँ पे ब्रोमीन है और यहाँ पे आपने न्यूक्लियोफाइल लिया, मतलब मानिए NaOH लिया, तो NaOH ने यहाँ पे अटैक किया और यहाँ ब्रोमीन चला गया, आपके पास आ गया CH3OH प्लस NaBr, ये आपका बाय प्रोडक्ट है, ये आपका प्रोडक्ट है, ये आपका सबस्ट्रेट है, ये आपका रिएजेंट है, हो गया केमिकल रिएक्शन। और जब भी जितना मोल लेंगे उतना ही मोल, मतलब रिएक्शन हमारी बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबस्ट्रेट क्या था, मिथाइल ब्रोमाइड था, अटैकिंग रिएजेंट NaOH था, उसमें इंटरमीडिएट क्या बना था, CH3 प्लस और Br माइनस, मतलब ये कार्बोकैटायन बना था, ठीक है। और फिर OH ने अटैक किया, मतलब ये OH ने यहाँ पे अटैक किया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है, न्यूक्लियोफाइल है, वो पढ़ेंगे हम, तो उसने यहाँ पे अटैक कर लिया और हमारा अल्कोहल बन गया और बाय प्रोडक्ट सोडियम ब्रोमाइड बन गया। ऐसे ही अलग अलग एग्जाम्पल है, वो भी हम देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इस डेफिनेशन के लिए आप एक एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। अब उसमें इम्पोर्टेंट क्या हमने अभी सुना या फिर हमने जाना कि इंटरमीडिएट, अब वो इंटरमीडिएट है, मतलब वो रिएक्शन प्रोसीड हुआ तो उसमें कुछ एक स्टेप थी जिसमें वो रिएक्शन प्रोसीड हो गई, जैसे शुरुआत और बीच में कुछ इंटरमीडिएट, बाद में प्रोडक्ट। तो जो इंटरमीडिएट है वो कौन से टाइप के होते हैं, वो भी हमें आना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जैसे ही हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की, या फिर यहाँ पे ब्रोमीन चला गया और हमारा मिथेनॉल बन गया, तो वहाँ पे ये ब्रोमीन चला गया तब ये कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया। अब इसमें हमने क्या पढ़ा, कार्बोकैटायन मतलब होमो या हेट्रोलाइटिक क्लीवेज हुआ, तो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज हुआ, क्यों, क्योंकि ब्रोमीन ने क्या किया, सारे इलेक्ट्रॉन खुद के पास ले लिए, तो कार्बन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन उसके पास कम हो गए, मतलब वो पुअर हो गया। तो ऑटोमेटिकली जो इलेक्ट्रॉन रिच है वो उसको देने की कोशिश करेगा और बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, वो कौन था, NaOH, मतलब उसने अटैक यहाँ कर लिया और फिर जो हमें प्रोडक्ट बनना था वो बन गया। तो लेकिन उसमें क्या है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी भी है, जैसे टर्शियरी है वो ज़्यादा स्टेबल है, सेकेंडरी थोड़ा है, फिर प्राइमरी।
तो उसकी ऑर्डर भी आपको याद रखनी है और उसका ऐसे स्ट्रक्चर रहेगा, ये पी ऑर्बिटल है, उसके 3 हाइड्रोजन है और यहाँ पे प्लस चार्ज रहेगा, मतलब एम्प्टी ऑर्बिटल रहेगा, वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है। लेकिन अब दूसरा हेटेरोलाइटिक क्लीवेज में क्या हो गया, मानिए इस ब्रोमीन ने सारे इलेक्ट्रॉन लिए इसलिए पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब CH3 ने सारे इलेक्ट्रॉन ले गए, उल्टा हो गया, तो क्या हो गया, ए इलेक्ट्रॉन रीच हो गया, मतलब यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया, यहाँ पे कार्बोनायन फॉर्म हो गया। कैटायन मतलब प्लस आ गया और एनायन मतलब निगेटिव हो गया, मतलब जिसने कार्बोकैटायन फॉर्म किया वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, मतलब नया बॉन्ड अटैक करने वाले के साथ बॉन्ड बना सकता है। लेकिन कार्बोनायन है वो क्या करेगा, दूसरे पे अटैक करेगा, वो एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो ये उसने क्या किया, दूसरे पे अटैक करके बॉन्ड बना लिया, तो वो क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब इलेक्ट्रॉन इसके पास कम है तो वो पुअर है, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, मतलब ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, और ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन पुअर हो गया, समझ गए। ये किसी का अटैक होगा तो वो खुद पे लेगा ये, लेकिन ये दूसरे पे अटैक करेगा, ठीक है, क्योंकि इसके पास ज़्यादा है, ठीक है। तो ये है कार्बोनायन, ये है कार्बोकैटायन। और तीसरा आता है रेडिकल, उसमें क्या होता है, होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, मतलब वो जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो ब्रेक होगा तब, क्योंकि जब भी बॉन्ड बनता है तो हम क्या कहते हैं कि एक एटम दूसरा एटम बॉन्ड बनेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करे, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करे, बॉन्ड बनेगा। लेकिन जब क्लीवेज होगा तो होमोलाइटिक होगा, तब भी एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा। लेकिन हेट्रोलाइटिक होगा तब एक ही कार्बन या एटम जो भी हो उसके पास सारे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो वहाँ पे कार्बोकैटायन कार्बोनायन फॉर्म होगा। लेकिन जब होमोलाइटिक क्लीवेज होगा वहाँ पे रेडिकल ही फॉर्म होगा, तो वो सारी रिएक्शन क्या हो जाएंगी, रेडिकल रिएक्शन हो जाएंगी। और उसकी स्टेबिलिटी कैसी रहेगी, टर्शियरी सेकेंडरी और प्राइमरी। तो हमें याद कैसे रखना है, कार्बोकैटायन और रेडिकल बोथ आर सेम स्टेबिलिटी, मतलब उन दोनों का स्टेबिलिटी सेम रहेगा। लेकिन उसके उल्टा किसका रहेगा, कार्बोनायन का उल्टा रहेगा, जो टर्शियरी रहेगा वो लेस स्टेबल रहेगा, लेकिन प्राइमर जो कार्बोनायन होगा वो टर्शियरी होगा, मोर स्टेबल होगा। तो बस उल्टा है। तो आपको एग्जाम में आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंटरमीडिएट फॉर्म होते हैं बहुत सारी रिएक्शन में। तो आइडेंटिफाई एक बार हो गया आइडेंटिफाई, तब हम समझ जाएंगे ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन, कौन से टाइप की रिएक्शन है, इसलिए इस पर आपको ध्यान देना है। तो ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, इसलिए क्योंकि एक तो आपको रिएजेंट पता होना है, सब्सट्रेट पता होना है और प्रोडक्ट, और उसमें जो भी इंटरमीडिएट बने कौन सा बनेगा, कार्बोकैटायन, कार्बोनायन या फ्री रेडिकल। तो वो एक बार हम समझ जाएंगे तो आसान होगी कि रिएक्शन को जानने की। अब समझते हैं सब्सट्रेट एंड रिएजेंट क्या होता है। जैसे कि हमने ऑर्गेनिक रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन देख लिया, उसमें एक सब्सट्रेट था, एक रिएजेंट था अटैक करने वाला, और उससे इंटरमीडिएट था, फिर बाद में बाय प्रोडक्ट थे, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, ये इथिलीन है, उसमें हम ब्रोमीन का एडिशन करेंगे तो हमें डाइब्रोमो इथेन मिलेगा, तो सब्सट्रेट एंड रिएजेंट हो गया। तो ऐसा सब्सट्रेट जो अटैक और रिएजेंट है वो अटैक करेगा और एक प्रोडक्ट बनेगा। फिर आता है यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर हाइड्रोजनेशन करेंगे तब इथेन मिलेगा। यहाँ पे बेंजीन लिया, इसमें मिथाइल क्लोराइड लिया, ये फ्रीडल क्राफ अल्काइलेशन रिएक्शन है, जहाँ पे अल्किल ग्रुप मतलब मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट किया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, तो ये सब्सट्रेट है, ये रिएजेंट है और हमें ये प्रोडक्ट मिल रहा है। तो सब्सट्रेट और रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन में। तो ये हमने कुछ एग्जांपल देखे, उससे हमें पता चल गया कि सब्सट्रेट है उस पर हम रिएजेंट यूज करके रिएक्शन करेंगे और एक प्रोडक्ट बनेगा या और एक बाय प्रोडक्ट बनेगा। फिर उसी रिएक्शन को फॉलो करने के बाद फॉलो करते हैं, उसका इंटरमीडिएट जानते हैं, तब क्या आता है, कार्बोकैटायन, कार्बोनायन एंड फ्री रेडिकल जो इंटरमीडिएट होता है। लेकिन जब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की बात आती है, तब इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, मतलब वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। और न्यूक्लियोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, उसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो इलेक्ट्रोफाइल पे वो अटैक करेगा और नया बॉन्ड बनेगा। तो उसके एग्जांपल क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है या फिर NaOH है, KOH है, अमीनो ग्रुप है, वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं तो वो ऑलवेज अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल। और जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड रहेंगे उसमें कार्बोकैटायन रहेगा या अल्किल हैलाइड वगैरह रहेगा, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो अटैक करता है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म होता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, पुल इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन, एडिशन कार्बन, सो दैट इज द कार्बोकैटायन, ओके। तो ये सब्सट्रेट है, रिएजेंट है, न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल है।
अब हम आगे थोड़ा जान के उसमें कुछ इफेक्ट है जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट है, मेसोमेरिक मतलब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, हाइपर कॉन्जुगेशन है या फिर रेजोनेंस इफेक्ट है, वो पढ़ेंगे। तब हमें और ज़्यादा जानकारी आएगी या समझ आएगी कि मतलब ये ऑर्गेनिक रिएक्शन है, उसमें खाली कार्बोकैटायन कार्बोनाइन भी नहीं है इंटरमीडिएट, और भी कुछ चीज़ें हैं वो इफेक्ट करते हैं। तो उससे वो प्रोडक्ट कौन सा बनेगा वो भी डिसाइड होता है, जिसमें विड्रॉइंग ग्रुप होगा, डोनेटिंग ग्रुप होगा, तो ऑर्थो रहेगा, मेटा रहेगा, पैरा रहेगा, वो हम देखते हैं आगे। अब देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, जब कार्बन होगा, मतलब यहाँ पे एग्जांपल है जैसे कि इथाइल क्लोराइड है, जैसे 1 2 कार्बन है, तो जब क्लोरीन होगा तो क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव एटम है, तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, तो ऑटोमेटिकली जो पहला कार्बन है उस पर डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। फिर दूसरा कार्बन में उसमें थोड़ा सा कम चार्ज रहेगा, मतलब उसका पोलराइजेशन होगा। पोल्स मतलब चार्ज, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो उसको समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि जो विड्रॉइंग ग्रुप है वो कौन से है। जितना स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप होगा वो उतना ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएगा, जिसमें नाइट्रो ग्रुप आता है, फ्लोरो आता है, एसिड साइनो कार्बोनिल ग्रुप आते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो वो अटैच हो जाएंगे, तो उसके बगल वाला जो कार्बन है वहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनेगा, मतलब वो इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर हो जाएगा, तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो जाएगी। तो उसके बाद आता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर। इंडक्टिव इफेक्ट तो किस पर डिपेंड है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे, मतलब जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनिगेटिव कम रहेगा एटम या फिर वो फंक्शनल ग्रुप उतने इलेक्ट्रॉन पूल करेगा, तो ऑटोमेटिकली वो उसके एडजेसेंट कार्बन है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा और वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होने का चांस ज़्यादा है। अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या है, जो बेंजीन है, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 1 और 2 के बीच में का बॉन्ड था, वो ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 और 3 के बीच में, मतलब वो डीलोकलाइजेशन होगा, साइक्लिक फॉर्म में है बेंजीन, तो उसके बॉन्ड शिफ्ट होते रहेंगे, तो वो कंटिन्यूसली डीलोकलाइजेशन होता रहेगा, तो वो बॉन्ड ऐसे घूमते रहेंगे। तो उसका एलिफेटिक एग्जाम्पल क्या है, नाइट्रोमीथेन। उसमें देखिए ये जो नेगेटिव चार्ज है इधर शिफ्ट हो गया, ये इधर चला गया, मतलब ये कंटिन्यू होगा नाइट्रो ग्रुप में भी NO2, क्योंकि उसके बॉन्ड वैसे है, ऑक्सीजन पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो वो पुल करेगा तो पुश करेगा, तो ये ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। मतलब अब हम क्या समझे, इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा क्या समझे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब दूसरा आता है रेजोनेंस इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। वो दो इफेक्ट ऐसे है, उससे भी, या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है, उससे भी केमिकल रिएक्शन पे असर होता है, तो वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि उसमें कैसे मतलब होता है, मतलब वो जो रिएक्शन होती है वो कैसे होती है। अब हम समझते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। अब जैसे कि अभी हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखा था, अब जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो देखते हैं। रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप हो, अमीनो ग्रुप हो, तो वो रिंग को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन देने के बाद रिंग क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन रीच हो गई, मतलब वहां पे देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए तो इलेक्ट्रॉन रीच हो गई, तो रिंग क्या करेगी, अटैक करेगी किस पर, इलेक्ट्रोफाइल पे। अब वैसे ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होंगे कहाँ से, रिंग से, तो रिंग क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखते हैं दो ग्रुप यहाँ पे एग्जांपल ले लिए है, एक तो एनिलीन है, तो उससे क्या हो जाएगा, ऑर्थो पैरा जो पोजीशन है वो इलेक्ट्रॉन रिच होगी, मतलब वहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो एट ए बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है। लेकिन जब नाइट्रो ग्रुप लेंगे तब जो रिएक्शन होगी वो कहाँ पे होगी, मेटा पोजीशन पे, क्योंकि मेटा पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिच रहेगी, नॉट ऑर्थो एंड पैरा। तो ये तो कुछ ग्रुप है जिसमें नाइट्रो ग्रुप है, फ्लोरो है, साइनो है, कार्बोनिल ग्रुप है, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे तो मेटा पोजीशन पे रिएक्शन होगी, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेंगे, हाइड्रोक्सी ग्रुप, अमीनो ग्रुप, तो वहाँ पे ऑर्थो और मेटा वहाँ पे सॉरी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे रिएक्शन होगी। तो ये रेजोनेंस इफेक्ट है, उसके लिए बस इतना ही याद रखना है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और डोनेटिंग ग्रुप पे ही सब वो रिएक्शन होगी, ठीक है। अब देखते हैं जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है वो क्या होता है वो देखते हैं, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन देखते हैं, उससे ही उस वो भी इफेक्ट करता है केमिकल रिएक्शन पे, तो वो जानने की कोशिश करते हैं। अभी हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जानने की कोशिश करते हैं। ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता क्या है कि देखिए इसमें तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, अब उसमें जब अटैकिंग रिएजेंट रहेगा, यहाँ पे H+ है या Cl- है, अब ये H+ है, अभी देखिए प्लस ई कब दिखाएगा,
जब ये माइनस मतलब ये प्लस रिएजेंट जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ट्रांसफर होंगे जिस कार्बन पे, वहाँ पे जाके अटैच होगा तब वो प्लस ही इफेक्ट दिखाएगा। लेकिन माइनस कब दिखाएगा? जब वो अपोजिट रहेगा, मतलब साइनो यहाँ इस कार्बन पे अटैक करेगा। मानिए ये साइनो अटैक किया तो इलेक्ट्रॉन सारे कहाँ चले गए? दूसरे कार्बन पे चले गए। तब जाके हम क्या बोलेंगे कि ये नेगेटिव हो इफेक्ट है और ये पॉजिटिव है। मतलब जब इलेक्ट्रॉन है उस कार्बन पे चले गए जहाँ पे जो अटैकिंग H प्लस है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल जो आने वाला है वो वहाँ पे बॉन्ड फॉर्म करेगा। और जो दूसरा साइनो मतलब यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक है साइनो ग्रुप, वो इस कार्बन पे अटैक किया तो क्या हो गया? सारे इलेक्ट्रॉन अपोजिट कार्बन पे चले गए तो वो क्या हो गया? माइनस ई इफेक्ट हो गया। मतलब जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है वहाँ पे डबल बॉन्ड है, उसके इलेक्ट्रॉन जो है वो डीलोकलाइज होंगे, मतलब वो शेयर होंगे एडजेसेंट कार्बन पे। तो अटैक करने वाला जो रिएजेंट है वो प्लस रहेगा तो उस कार्बन पे जाएगा, और जो दूसरा अटैकिंग रिएजेंट है वो माइनस रहेगा तो अपोजिट कार्बन पे जाएगा, वो सारे इलेक्ट्रॉन उस साइड जाएंगे। उसका एग्जांपल ये देखिए, ये इथिलीन है, H प्लस कहाँ गया? इस यहाँ पे नंबर करेंगे 1 2 तो दूसरे कार्बन पे चला गया, तो 1 कार्बन पे क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। लेकिन यहाँ पे 1 2 लेंगे, जो निगेटिव मतलब जो न्यूक्लियोफाइल है कहाँ पे आ गया? 1 पे आ गया, तो ऑटोमेटिकली सारे इलेक्ट्रॉन 2 पे चले गए। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि प्लस और माइनस कैसे शिफ्ट हो जाता है। इसलिए अनसैचुरेटेड जो डबल बॉन्ड होता है उस पर बहुत सारी रिएक्शन होती है, तो इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट वो डबल बॉन्ड पे ही ज़्यादा दिखाया जाता है। मतलब डबल बॉन्ड के कंपाउंड ही ज़्यादा दिखा देते हैं जहाँ पे प्लस और माइनस चार्ज रहता है या हो जाता है। अब बात करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन की। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है? जिसमें जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है या कार्बोकैटायन है उसके एडजेसेंट वाला जो कंपाउंड है उसका जो हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन क्या करता है? उसके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है, मतलब वो खुद क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा और उसका जो इलेक्ट्रॉन है उस पी ऑर्बिटल को देने की कोशिश करेगा, जैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। तो उससे वो स्टेबिलिटी आ जाएगी उस कंपाउंड को। देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, मतलब ये बॉन्ड है यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ऑटोमेटिकली यहाँ डबल बॉन्ड आ गया और ये H प्लस आ गया। लेकिन ये प्लस यहाँ कार्बन पे था, हाइड्रोजन पे आ गया, तो उसने क्या किया? एक हेल्प की किस ऑर्बिटल को? पी ऑर्बिटल को हाइड्रोजन ने। तो ऑटोमेटिकली वहाँ डबल बॉन्ड आके वो कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई और उसके कंपाउंड भी स्टेबल हो गया। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन उसको नाम दिया गया। तो वो कॉन्जुगेशन ही है लेकिन अलग टाइप का एक मतलब कॉन्सेप्ट है। तो अब तक हमने क्या देखा? इंडक्टिव इफेक्ट देखा। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन निगेटिव ग्रुप होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन निगेटिव, वो सारे इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ पुल करेगा और उसका जो एडजेसेंट कार्बन रहेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो दूसरा हो गया रेजोनेंस इफेक्ट। उसमें क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेगा तो ऑर्थो पैरा एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन रीच हो जाएगा, वहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो बॉन्ड फॉर्म करेगा। या फिर विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा तो वो मेटा पोजिशन पे रिएक्शन होगी। उसका एग्जाम्पल भी हमने नाइट्रोबेंजीन देखा था। फिर आता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है? अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड होता है, तो डबल बॉन्ड पे ही वो रिएक्शन होगी। लेकिन जब प्लस ई रहेगा तब जो अटैकिंग स्पेसिस है वो, मानिए 1 2 कार्बन लिया है तो दूसरे पोजीशन पे गए तो प्लस 1 कार्बन पे क्या हो जाएगा? प्लस चार्ज आएगा। लेकिन जब न्यूक्लियोफाइल आएगा जिसमें माइनस CN हम लेंगे, यहाँ पे देख चुके हैं, तो वो क्या हो जाएगा? वो 2 पोजीशन पे चला गया तो 1 पोजीशन पे क्या हो जाएगा? निगेटिव आ जाएगा या उल्टा हो जाएगा। तो इतना ही जानना है कि वो प्लस है या माइनस है, वो किस पर डिपेंड है? अटैकिंग स्पेसिस पे है। अटैकिंग स्पेसिस प्लस है तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो वहाँ पे जाएंगे, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपोजिट जाएंगे वहाँ मतलब उसका जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा दूसरा कार्बन, वहाँ पे जो अटैकिंग स्पेसिस नेगेटिव है वो जाएंगे, मतलब न्यूक्लियोफाइल है वो वहाँ पे जाएगा। ठीक है। उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन एक ऐसा है कि वो क्या करता है कि जो कार्बोनिल कार्बन है, जो कार्बोकैटायन है, उसके बगल वाला जो कार्बन है वहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा, वो खुद पॉजिटिव चार्ज लेगा और खुद के इलेक्ट्रॉन वहाँ पे कार्बन को दे के वहाँ पे डबल बॉन्ड लाने की कोशिश करेगा ताकि वो कंपाउंड स्टेबल हो जाए, इसलिए हाइपर कॉन्जुगेशन उसको बोलते हैं। तो ये 4-5 इफेक्ट थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना बहुत जरूरी है। तो आप समझ चुके होंगे कि ये कैसे कॉन्सेप्ट वर्क करता है। लेकिन ये अब जब हम एग्जाम्पल लेंगे तब हमें आइडिया आ जाएगा, ओके ये मतलब ऐसे वर्क होता है। ठीक है, अब तो इतना ही याद रखना है कि ये रिएक्शन ऐसे होती है और उसको ऐसे बोला जाता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब समझते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन। जो अब तक हम समझ चुके थे, क्या समझ चुके थे कि जो ऑर्गेनिक रिएक्शन है
जिसमें हम मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड का हम स्टडी करते हैं। उसमें कोवैलेंट बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड होता है, उसमें मतलब जो भी IUPAC है उसने कुछ रूल डिसाइड करे, उसके अकॉर्डिंग हम नेमिंग देते हैं। जिसमें फंक्शनल ग्रुप होते हैं अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल, फेनॉल, एसिड, अमाइड, अल्डेड, कीटोन, अमाइन, ओके, अमाइड। फिर उसके बाद हमने क्या स्टडी किया है, उसमें कुछ मतलब इफेक्ट होते हैं, वो केमिकल रिएक्शन पे असर करते हैं, जिसमें सबस्ट्रेट होता है, इंटरमीडिएट होता है, रिएजेंट होता है और बाई प्रोडक्ट प्रोडक्ट होता है। तो उसमें कार्बोकैटायन होता है, कार्बोनाइन होता है, रेडिकल रिएक्शन होती है, होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होता है, प्लस चार्ज माइनस चार्ज कैसे होता है वो भी देखा। फिर उसके बाद हमने इंडक्टिव इफेक्ट देखा। उसके बाद हमने रेजोनेंस इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, ये सारे पॉइंट हमने कवर कर लिए हैं इस चैप्टर में। जो भी दिए हैं बेसिक सारे पॉइंट है वो कर लिया। और जब हम उसका पूरा एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे लेने का, तो बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे हम, ताकि हमारा हर एक पॉइंट कवर हो जाए। लेकिन अभी देखते हैं एक लास्ट पॉइंट है टाइप ऑफ रिएक्शन। अभी ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसमें बहुत सारी रिएक्शन है, लेकिन जो मेन है वो 4 टाइप की रिएक्शन है। उसमें आता है सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, इलिमिनेशन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ओके, तो देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या है। जैसे यहाँ पे हमने मीथेन गैस लिया, उस पर हमने यूवी मतलब लाइट पास कर ली, ठीक है, यूवी लाइट, तो उससे क्या हो गया, क्लोरीन गैस भी दे दिया उस रिएक्शन मिक्सचर में। तो वहाँ पे क्लोरोमीथेन मतलब मीथेन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस बाय क्लोरीन, मतलब क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया। एक हाइड्रोजन था उसको निकाल के दूसरा क्लोरीन आ गया, सब्स्टिट्यूट मिल गया, तो मीथेन से क्लोरो क्या हो गया, क्लोरोमीथेन हो गया। फिर एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन रिएक्शन में क्या है, देखिए यहाँ पे तो बाय प्रोडक्ट हमें मिल गया HCl, लेकिन एडिशन रिएक्शन में हमें बाय प्रोडक्ट मिलता नहीं है, क्योंकि हम पूरी की पूरी एडिशन कर रहे हैं किस पर, उस कंपाउंड पे। तो यहाँ पे देखिए ब्रोमीन की एडिशन हो रही है, यहाँ पे हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है, और हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है इथिलीन से क्या मिला, 1,2-डाइब्रोमो इथेन, दूसरा मिला इथेन डायरेक्ट, ओके, क्योंकि हमने यहाँ हाइड्रोजनेशन किया और यहाँ पे ब्रोमिनेशन किया। तो ये हो गया एडिशन रिएक्शन। और इलिमिनेशन रिएक्शन में क्या है कि हमें कुछ इलिमिनेट करना है विद द हेल्प ऑफ कैटालिसिस। तो यहाँ पे हमने H2SO पर कैटालिसिस यूज किया, और हीटिंग कंडीशन में इथेनॉल था हमारा, वो क्या कन्वर्ट हो गया, इथिलीन में बन गया। जो इथेनॉल से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया और इथिलीन बन गया। तो पहले में कैसा सब्स्टिट्यूशन हो गया, फिर एडिशन हो गया, इलिमिनेशन हो गया। और चौथा रिएक्शन है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो सिंपल है, रीअरेंजमेंट है मतलब उसी मॉलिक्यूल में कुछ रीअरेंजमेंट होने वाला है। जैसे यहाँ पे देखिए 1,2 डायोल है, मतलब ये 1 पोजीशन, ये 2 पोजीशन है, वहाँ पे 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो वहाँ पे एसिड कैटालिसिस ये रिएक्शन है, तो उसमें क्या हो गया, वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाके 1,2 शिफ्ट, जो ये मिथाइल ग्रुप है वो उसने क्या किया, यहाँ पे शिफ्टिंग कर लिया इस पोजीशन पे 1 से 2 या 2 से 1, क्योंकि सिमेट्रिकल कंपाउंड है। देखिए ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो ये यहाँ से शिफ्ट हो गया, ऑटोमेटिकली यहाँ पे कार्बन की वैलेंस से सेटिस्फाई हो गई और कार्बोनिल ग्रुप आ गया, वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला गया, मतलब ये हाइड्रोक्सी ये वाटर लेके चला गया। तो ये जस्ट 1,2 शिफ्ट हो गई, रीअरेंजमेंट हो गई, तो ऑटोमेटिकली ये कंपाउंड रीअरेंज होके एक नया कंपाउंड बना, मतलब 1,2 डायल था, उससे हमें कीटोन कंपाउंड मिला। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन, एलिमिनेशन रिएक्शन, ये 4 रिएक्शन है वो आपको याद रखनी है। उसके कुछ एग्जांपल्स हम और स्टडी करेंगे डीप में, ताकि हमें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये ऑर्गेनिक रिएक्शन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट और टेक्निक चैप्टर है उसमें। तो अब तक का जो पूरा जो हमारा एक घंटे का जो सेशन था उसमें बहुत सारी जो कॉन्सेप्ट थे वो हमने क्लियर कर लिए। अब हम आगे उसके एग्जाम्पल पे प्रैक्टिस करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि बहुत सारे पॉइंट क्लियर हो और हम सब मतलब वो सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर सके, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, ताकि हम मतलब उस कॉन्सेप्ट पे हमारी पकड़ आ जाए। ठीक है।